India has now surpassed Japan to become the world's fourth largest economy in the world. हम अक्सर सुनते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हम ये भी सुनते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। लेकिन इसी भारत की एक तरफ सच्चाई देखिए, जहां करोड़ों बच्चे किताब छोड़ सड़क पर मजदूरी करने को मजबूर हैं। जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और युवा डिग्री लेकर के पकौड़ा और चाय बेचने पर मजबूर है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत सचमुच तरक्की कर रहा है या फिर ये तरक्की भाषणों और कागजों तक ही सीमित है। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको वो सच दिखाएंगे जो हमेशा से सरकार, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा से छुपाती है। Economy in the world. मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। वो दर्द जिसे सत्ता दबाती है और वो हकीकत जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की नहीं है। ये कहानी है उस तंत्र की जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना रही है। और यहीं से शुरू होती है हमारी इस रिपोर्टिंग वीडियो, भारत में पूंजीवाद की डार्क रियलिटी। भारत में पूंजीवाद का ढांचा ऐसा है कि जो गरीब को लूट कर अमीरों को अमीर बना रहा है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था, लेकिन आज जमीनी हकीकत भारत का यह है कि आज भी हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिससे हमारी पहचान विश्व भर में बने और विश्व के देश ये बोले इट इज़ अ मेक इन इंडिया। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें भारत का हिस्सेदारी सिर्फ 2% है। जो नेता ये ढोल बजाते हैं कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन गई है, जरा एक बार उनको विश्व के टोटल जीडीपी में 2% हिस्सेदारी के ऊपर भी तो बोलना चाहिए था। वहीं एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए भारत से बाहर सिंगापुर और अन्य टैक्स हेवन जैसे देशों में भेजे गए हैं। यानी हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, जो भारत के ही हैं, लेकिन वो उनको भारत के अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा नहीं है कि वो अपने पैसे बाहर विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं। और यह खेल यहीं समाप्त नहीं होता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक में जितने पैसे जमा होते हैं उसमें से अधिकांशतः आम जनता के खून पसीने की पैसे जमा होती है और उन्हीं पैसे को ये बैंक बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन के तौर पर दे देती है उधार। क्योंकि जरा सोचिए, जब अनिल अंबानी जैसे उद्योगपति को 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाता है और उसे डकार लिया जाता है, जिसका ना तो कोई कार्रवाई होता है ना कोई पूछताछ हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक आम जनता भी अगर ईएमआई पर फ़ोन लेता है, अगर किसी महीने ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, रिकवरी एजेंट के द्वारा भेजकर गुंडागर्दी से पैसे वसूले जाते हैं। आज भी अगर गांव में किसान 50,000 के लिए लोन लेता है तो उनकी ज़मीन को गिरवी रखवा लिया जाता है। लेकिन ज़रा एक बात सोचिए कि ये उद्योगपति जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए को गटक जाते हैं, लेकिन इन पर किसी भी प्रकार का जांच नहीं होता। जिस देश के अमीर वर्ग अपने विदेशों में महल खड़े कर रहे हैं, विदेशों में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यही सब बात दर्शाती है भारत की असलियत पूंजीवाद की, जहां नुकसान सिर्फ जनता का होता है और मुनाफा इन बड़े बड़े उद्योगपति का। तभी हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर इन बड़े बड़े उद्योगपति के सामने ये सिस्टम, ये व्यवस्था झुकती क्यों है? आखिर इन सब साजिश को छिपाने का काम आखिर कौन करता है? तो जवाब है भारतीय मीडिया। जिस देश के पत्रकारिता को कभी एक समय भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, जब भारत में इमरजेंसी जैसे घटनाएं होती थी तो मीडिया आंख में आंख डाल करके सरकार से क्वेश्चन करती थी। आज वही मीडिया का हालात यह है कि सिर्फ सत्ता की दलाली करते हुए दिखती है, क्योंकि आज के पत्रकारिता का मकसद ही बदल गया। क्योंकि अब ये सच नहीं दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की दलाली और पीआर टीम की तरह काम करती है। वहीं दूसरी तरफ जो मुद्दा इन मीडिया को दिखानी चाहिए थी, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर छात्रों का रोजगार को लेकर के विरोध प्रदर्शन, बल्कि हंसी तो तब आती है कि यही भारतीय मीडिया किसान आंदोलन को और भारत के जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो विरोध प्रदर्शन करते हैं अपने रोजगार को लेकर के, इन सब चीज को यही मीडिया देशद्रोह और षड्यंत्रकारी बताती है। टीवी चैनलों पर दिन रात बहस होती है, लेकिन मुद्दा बेरोजगारी नहीं होता है, मुद्दा किसान नहीं होता है। बल्कि आज के समय में भारतीय मीडिया अगर बहस भी होती है तो हिंदू, मुस्लिम और कुछ फिल्मी स्टार की गॉसिप,
वहीं दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया से भी हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी, तो उसका भी कंट्रोल कहीं हद तक सत्ता में बैठी सरकार कर रही होती है। इतना ही नहीं, अगर कुछ पत्रकार निष्पक्ष तौर पर अगर सत्ता के खिलाफ आवाजें उठाती है तो उन्हें जबरन जेल में ठूंस दिया जाता है। अब जैसा कि हमने रोना विल्सन का केस देखा था, जब सच्चे घटनाओं की जब रिपोर्टिंग कर रही थी तो उनको जबरन जेल में डाल दिया जाता है। तो इसीलिए कुछ लोगों के मन में ये सवाल आती हैं कि क्या आज का समय आपातकाल से भी बदतर स्थिति है? क्योंकि जब पत्रकारिता ही या फिर मीडिया ही सत्ता की दलाली करने लगे तो सबसे बड़ा असर आम जनता के ऊपर पड़ता है, और सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगता है तो हमारे देश के युवा के सपनों को। क्योंकि आज अगर भारत में अगर कोई निराशा के दौर से गुजर रहा है तो वो है भारत का युवा। क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी आज भी 40% आबादी जो है निरक्षर है, वहीं 40% आबादी जो है जिनके पास केवल मजदूरी करने के लिए उपाय है। यानी कि ये 40-80% जनता देश की आज भी उनके पास ज्ञान तो है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। जी हाँ, यही सच स्थिति है कि आज हमारे भारत के युवा के पास ना तो नौकरी है, ना ही किसी भी प्रकार का अवसर है। और इन सब चीज का इतना बड़ा भयावह दुष्प्रभाव युवा वर्ग के बीच देखने को मिल रही है कि जिसे देख करके हमारे दिमाग भन जाएगी। क्योंकि जब इन सब चीज़ों से युवा जब उनके मन में कुंठा हो जाता है, वो क्रोधित हो जाते हैं, तब वो एक अपने आप को आदर्श के तौर पर आपराधिक समझने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम भी अपराध की दुनिया में उतरेंगे, हमें भी किसी पार्टी से विधायक के टिकट, किसी पार्टी से MP MLAs की टिकट मिलेंगी, और युवा अपने आप को आदर्श के तौर पर अपराधियों को मानने लग जाते हैं। बल्कि इन युवाओं को बड़े बड़े विद्वानों की आदर्श माननी चाहिए थी, APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों को आदर्श बनाना चाहिए था। लेकिन आज की भयावह स्थिति यह है कि आज भारत के युवा या तो गैंगस्टर या बड़े बड़े अपराधियों को अपना रोल मॉडल मानने लग गए हैं। रीजन बस एक है कि इन युवाओं के मन में यही आता है कि हम भी इन अपराध की दुनिया से ही सत्ता सांसद तक पहुंच बनाएंगे। और बचे कुचे युवा गांव जो शहर में रहते हैं, जो मजदूरी कर रहे होते हैं, वो समय पर समय पैसे की लालच में आकर के नशा और अपराध की दुनिया में धीरे धीरे उतर जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने बिहार में युवा वर्ग में देखा, जब शराबबंदी को लेकर के जब एक भाग ही युवा ऐसा है जो आज भी शराब बेचते हैं, इलीगल तौर पर स्मगलिंग करते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या यही है हमारे देश की डेमोग्राफी डिविडेंड, या फिर एक प्रकार का डेमोग्राफी डिजास्टर है? क्योंकि दोस्तों, जब सपनों का पतन होता है तो सबसे पहला अगला सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था इन युवाओं को इन अपराध की अंधेरी दुनिया से बाहर निकाल पाएगी? तो जवाब है नहीं। इस शिक्षा व्यवस्था में इतनी लाचार है, इतनी मतलब घटिया है इस शिक्षा व्यवस्था कि कभी भी युवा इस दलदल से नहीं निकल सकते। क्योंकि हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को अगर ब्रीफ में समझने की कोशिश करें तो हर साल लगभग 1.5 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से 80% युवा ऐसे होते हैं जिनको किसी भी फैक्ट्री, किसी भी उद्योग में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, यानी कि वो बेरोजगार घूम रहे होते हैं। और इन सब का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो शिक्षा है देश का, वो सिर्फ डिग्री देती है, कौशल या स्किल्ड नहीं देता। और कुछ बच्चे के पास जो कौशल और स्किल्ड होते हैं, जैसे वो IIT से हो या फिर IIM से हो, अगर वो लोग इन संस्थानों से पढ़कर निकलते हैं तो उनके पास उतने अच्छे रोजगार का साधन नहीं होता है कि वो इस देश में रह करके काम करे। इसलिए वो लोग अधिकांशतः विदेश चले जाते हैं। अगर हम पिछले ही साल की अगर बात करें तो लगभग 2 लाख बच्चे जो है यहाँ से डिग्री लेकर के विदेश शिफ्ट हो गए हैं। और गांव शहर के जो युवा वर्ग के बच्चे होते हैं, जो गरीब होते हैं, आज वो चाय की दुकान लगाते हुए, मोमोज की दुकान लगाते हुए या फिर ओला उबर चलाते हुए दिखेंगे आपको। एक तो भारत में सरकारी नौकरी की किल्लतें होती है, और अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो उसमें घूस, पैरवी, रिजर्वेशन, इन सारे तमाम चीज़ में ही ये सारे जो थोड़े बहुत सीट होते भी हैं अगर गवर्नमेंट एग्जाम के, वो इन सब चीज़ों में ही उलझे रह जाते हैं। और इन सब का परिणाम ये होता है कि जब शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार और नौकरी नहीं मिलता है तो बच्चे अपने घर छोड़कर, युवा अपने घर, दुनिया, देश छोड़कर चले जाते हैं। और यही मजबूरी हमें ले जाती है विदेशी धरती पर मजदूरी करने के लिए। एक रिपोर्ट आपको आंखें खोल देगी। हमारे देश में पिछले ही साल की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो कई लाख बच्चे, कई लाख युवा खाड़ी देशों में सिर्फ मजदूरी करने के लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास तमाम लोगों के बीच देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे आज भी खाड़ी देशों में गए हैं, मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पर, या तो ड्राइविंग का काम, या फिर क्लीनर का काम, या फिर भेड़ चराने का काम। आज उनकी स्थिति ये है। आज भारत में कौशल और शिक्षा की स्थिति ये है कि भारत के बच्चे खाड़ी देशों में जाकर के मजदूरी कर रहे हैं।
ये बातें सुनकर थोड़ा शर्म भी आता है, लेकिन ये बात सच है कि आज भी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उनमें सबसे ज़्यादा योगदान इन्हीं गरीब मजदूर जो विदेश में जाकर के, खाड़ी देशों में जाकर के काम कर रहे हैं, उनका ही योगदान होता है। जो विदेशों में जाकर के बड़े बड़े इमारतों बनाने में अपनी योगदान देते हैं, लेकिन जब वही बच्चे, जब वही युवा अपने देश वापस लौटते हैं तो उनको क्या मिलता है? टूटी सड़कें, टूटी हुई स्कूल, जर्जर मकान और बाकी मेन सुविधा के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी। जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या बड़े बड़े नेता हो, वो खुशी से ढोल बजा करके कहते हैं। आज हमारे देश के एनआरआई की स्थिति ये है कि वो खुशी खुशी किसी भी देश में जाकर के काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के बेरोजगारी से भागे हुए वो एनआरआई है। और सबसे अहम बात कि जब भारत में जनता के पास पेट पालने के लिए कोई रोजगार नहीं होता, तो इसी बीच सरकार हमें एक अच्छी सी नशा सुंघाती है, अच्छी सी एक नशा देती है, और वो नशा होता है जाति और धर्म का राजनीति वाला नशा। जी हाँ, आज भी भारत की राजनीति में सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो वो है धर्म और जात की राजनीति। क्योंकि जब भारत की जनता, भारत का युवा बेरोजगारी और गरीबी पर सवाल पूछती है, तो उनके सामने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई परोस दी जाती है, जिसमें ये जनता उलझ जाती है। अब वो सोशल मीडिया हो चाहे मेन टीवी चैनल हो, इन सब जगहों पर आपको एक हेट इंडस्ट्री चलती हुई दिखेगी, क्योंकि इन सब के पीछे सत्ता का हाथ होता है। सत्ता में बैठी सरकार ये चाहती है कि लोग इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रहें और उनकी सरकार, उनकी व्यवस्थाएं आसानी से उनके मनमानी ढंग से चलती रहे। और इसी बीच इन सब बातों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या ये वही भारत है जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? बहुत से लोगों को तो ये भी लग रहा होगा कि हमारी विदेशों में पहचान एक मजबूत लोकतंत्र देश में होती होगी, लेकिन जरा ठहरिए। विदेशों में भारत की गिनती किसी मजबूत लोकतंत्र देश के श्रेणी में नहीं होती है, बल्कि एक बटे हुए धर्म, बटे हुए समाज वाले देश के रूप में गिनती होती है। तभी तो डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भारत 100वें स्थान से भी नीचे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की तो बात ना करें वही ठीक। इसकी स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आज भी भारत में 300% ऐसे दंगे होते हैं जिसमें सिर्फ ये मीडिया का हाथ होता है, जहां से भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयान दे करके इन दंगाओं को उकसाया जाता है। इन सब का परिणाम यह है कि भारत की छवि धीरे धीरे अथॉरिटेरियन स्टेट के रूप में बनती जा रही है। लेकिन फिर आखिरी में वही सवाल आता है कि क्या यह अंधकार हमेशा के लिए बना रहेगा, या फिर हमारे पास कोई बदलाव की उम्मीद भी है? तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब कोई देश, कोई राज्य अगर इस अंधेरे में डूबता है, तो उसके अगले ही दिन एक नई सुबह, नई किरण के साथ उसका उम्मीद भी जगता है। आज जरूरत है कि युवाओं को नफरत छोड़ शिक्षा और विज्ञान की तरफ लौटे। आज ये भी जरूरत है कि इन युवाओं को इन राजनेताओं के रैली में झंडा पकड़ने से अच्छा है कि अपने कौशल, अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दे, और मीडिया सत्ता का दलाल बनने के बजाय जनता की आवाज बने। और सबसे अहम सवाल कि सभी जनताओं को अब सवाल पूछना चाहिए इस सत्ता में बैठी सरकार से, क्योंकि ये सत्ता में बैठी सरकार आज से नहीं, 2014 से हम इससे उम्मीद लगाए थे कि भारत बहुत तरक्की करेगा, लेकिन परिणाम और सच इसका कुछ और है कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। और यही थी वो छुपी हुई पूंजीवाद की असली सच्चाई, डार्क रियलिटी। इन्हीं सब चीज़ों का सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे मजबूत चाबी होती है। तो आखिर में आप जरा एक बात सोचिए कि क्या हम अपने फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी के लिए नफरत की विरासत छोड़ कर जाएंगे, या एक ऐसा भारत उनके हाथों में सौंप कर जाएंगे जो विश्व गुरु कहलाने लायक हो? और यही वो सच्चाई थी जब मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था, भारत के डार्क रियलिटी और पूंजीवाद। फैसला आपके हाथों में है, डिसीजन आप लीजिए, लेकिन कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं हम आपके साथ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।